हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मिडाइवल पीरियड में परमार डायनेस्टी के बारे में। परमार डायनेस्टी आपके गढ़वाल का जो एरिया है उत्तराखंड में, वहां पर इन्होंने पूरे जो 52 गढ़ है उनको मिलाकर परमार राजवंश की नींव डाली और गढ़वाल क्षेत्र में शासन किया। ये जो आपकी डायनेस्टी है, ये आपकी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत दोनों के समकालीन थी। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके चंद्रवंश के संघर्ष के बारे में भी हम जानेंगे और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो राजा हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पवार वंश के जो अभिलेख हैं वो हमें देवप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर इन जगहों से प्राप्त हुए। क्योंकि गढ़वाल में ही इनका शासन था तो इनके इंस्क्रिप्शन भी कहाँ से प्राप्त होंगे, गढ़वाल के एरिया से ही प्राप्त होंगे। इनके वंश में जो दरबारी कवि थे उन्होंने कई सारे ग्रंथ रचे, जैसे कि आपका मनोदय काव्य हो गया, गणराज्य वंश काव्य हो गया, रामायण प्रदीप हो गया। तो इन सारे काव्यों से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ ही जो मुस्लिम ग्रंथ थे, जैसे कि जहांगीर नामा, शाहजहां नामा, तारीख बदायूनी, मासिर और उमरा, इनसे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। बाकी इनकी जो वंशावली है उसमें जो 3 इतिहासकार हैं वो अलग अलग अपनी वंशावली देते हैं। एक मौलाराम की वंशावली है, मौलाराम की जीनोलॉजी है, एक आपकी ब्रैकेट की है और एक विलियम की जीनोलॉजी है। ठीक है, तो इन तीनों जीनोलॉजी में जो ब्रैकेट की जीनोलॉजी है, ब्रैकेट की वंशावली है, वो ज्यादा मान्य है, ज्यादा लोग उसको मानते हैं। तो अब उसी वंशावली को देखेंगे। हालांकि आपको ये वंशावली याद करनी नहीं है। तो ये वंशावली है जिसके हिसाब से राजा हुए हैं, आप देख सकते हो, बस उसको अपनी नाम की सुविधा के लिए। देखो, हिस्ट्री को अगर मैं सिर्फ ऐसे ऐसे पढ़ा दूंगी ना कि आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा कहानी, थोड़ी कविताएं सुनानी पड़ती है। तो आप इसको ध्यान रखना है। ब्रैकेट की मैंने ये पूरी सूची डाल दी, आपको याद नहीं करनी है। बस आप इसमें देख सकते हो कि हाँ, कितने राजा हुए, कौन कौन से राजा हुए, किसके बाद क्या क्या राजा हुए। ठीक है, तो ऐसे करके लास्ट का राजा इसमें प्रद्युम्न शाह है। 54 राजाओं के नाम इनकी सूची में मिल जाते हैं, ब्रैकेट की सूची में। ठीक है, और ये ज्यादा मान्य है, बस ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट की सूची ज्यादा मान्य है। अब जो आपका परमार वंश है, इसके संस्थापक कौन रहे? आपके कनकपाल रहे। ऐसा कुछ इन्होंने स्पेशल काम नहीं करा जिससे आपका एग्जाम में कुछ आ सकता है। तो बस आप याद रखना कि संस्थापक कौन थे परमार वंश के, पवार वंश के, वो थे आपके कनकपाल। और प्रमुख राजा जो हुए इसके अजयपाल हुए। तो अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे परमार वंश के, तो वो थे आपके अजयपाल। ये काफी योग्य राजा थे और कवि भरत की पुस्तक है मानोदय या ज्ञानोदय, उसमें वो इनकी तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से करते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि काफी अच्छे राजा रहे होंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देवलगढ़ श्रीनगर में एक राजा प्रसाद बनाया और राज प्रसाद बनवाया, यानी कि अपना महल बनाया बढ़िया सा। और वहां पर इन्होंने अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा की। इन्होंने जो 52 गढ़ थे आपके, क्या हुआ जब कत्यूरी शासन का पतन हुआ तो उसके बाद गढ़वाल में छोटे छोटे 52 जो वंश थे उन्होंने राज शासन करना शुरू कर दिया। तो उसी से 52 गढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से मिलकर वो पूरी गढ़वाल भूमि बनी। तो अजयपाल ने क्या करा, अजयपाल ने, एक तो उसका गढ़ हो गया चांदपुर गढ़, तो उसने जो बाकी 51 गढ़ थे उन सभी को जीतकर जो पूरा गढ़वाल था उसको एक कर दिया। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट राजा है और इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसी ने अपनी राजधानी 1358 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी से हटाकर कहाँ स्थित करी, श्रीनगर में स्थित। और ये क्या था, गोरखनाथ का जो पंथ है उसका अनुयायी था, जिसके अनुयायी आपके योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम है ना आपके योगी आदित्यनाथ, वो भी हैं। तो ये भी क्या थे, उसी पंथ के अनुयायी थे। ठीक है, और इसके समय में ही जब ये राजा था, कीर्ति चंद ने क्या किया था, गढ़ देश पर आक्रमण किया था, जिस युद्ध में कीर्ति चंद क्या रहा था, विजयी रहा था। अगला जो शासक है वो है आपका सहजपाल। सहजपाल आपका अजयपाल का पुत्र है। सहजपाल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक 1548 का और एक 1561 का। ये अभिलेख आपको देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल से हमें प्राप्त हुए और ये अकबर का समकालीन था, याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला जो शासक है वो है आपका बलभद्र शाह। ये पहला शासक था जिसने आपके नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करी। बलभद्र शाह से पहले भी कुछ शासक हुए हैं जिन्होंने शाह की उपाधि धारण करी, लेकिन वो वो नहीं बन पाए, फॉलो नहीं करा लोगों ने। ठीक है, लेकिन बलभद्र शाह के बाद आप जितने भी शासक देखोगे उन्होंने शाह की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। तो एक ट्रेंड बन गया, एक परंपरा बन गई, ट्रेडिशन बन गया। ठीक है, और इसके शासनकाल में कुमाऊं के शासक ने 7 बार असफल आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में, बलभद्र शाह ने। तो काफी प्रतापी राजा था, अच्छा राजा था, जिसने 7 बार अपने जो चंद वंश ने आक्रमण करा उन आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करी।
अगला राजा बना आपका मानशाह। मानशाह का शासनकाल 1591 से 1561 या 1611 तक इस बीच में चला। अब इनका जो दरबारी कवि है वो था आपका भरत। ये जो भरत कवि है ये बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान कवि था, संस्कृत भाषा में बहुत विद्वान था और ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषचार्य भी था। इसने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम है मानोदय काव्य और ये बुक जो है आपकी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जहांगीर ने भी इसे सम्मानित किया था और जहांगीर द्वारा इसे ज्योतिष राय की उपाधि भी दी गई। इसके समय के हमें 4 अभिलेख मिलते हैं, एक में हमें पता नहीं चलता है वो किस टाइम का है। 3 अभिलेख हमें कंफर्म मिलते हैं 1592, 1608 और 1611 ईस्वी की और ये अकबर और जहांगीर का समकालीन था मानशाह। ठीक है, याद रखना। इसके शासनकाल में लक्ष्मीचंद का आठवां आक्रमण हुआ जिसमें चंद सेनापति और गेंडा सिंह वाला जो है ना, जो मैंने आपको बताया था खतड़वा सिंह पे खतड़वा फेस्टिवल बनाते हैं, वो वाली घटना हुई थी। और इसने दावा प्रांत, देखो दावा प्रांत क्या है, पश्चिमी तिब्बत का जो हिस्सा है ना उसमें दावा प्रांत है। तो ये जो दावा प्रांत के लोग हैं वो क्या करते थे, ये जो राज्य है वो गढ़वाल पर आक्रमण करके लूटपाट किया करता था। तो इसने उनके साथ युद्ध करा, उसके राजा को पराजित करा और उसे संधि करने पर मजबूर करा कि तुम संधि करो कि आप किसी भी प्रकार की लूटमार मेरे राज्य में नहीं करोगे। ठीक है, और इसने मानपुर नगर की स्थापना करी। मानपुर नगर अलकनंदा नदी के किनारे एक नगर है, वहां पे इसने उसकी स्थापना करी और अपनी राजधानी को कुछ समय के लिए वहां भी ले गया। इसके बाद अगला शासक बना आपका श्याम शाह। श्याम शाह का शासनकाल है 1611 से 1631 ईस्वी। ये मानशाह का पुत्र था। मौलाराम की रचना गढ़ राजवंश काव्य, जहांगीरनामा और जेसुइट पादरी जो थे उनके विवरण में उन्होंने जो विवरण दिए उसमें इस राजा का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ये बादशाह जहांगीर से मिला था आगरा में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कौन सा पंवार राजा जहांगीर से मिला था, तो वो मिला था आपका श्याम शाह। इसके काल में जेसुइट जो पादरी हैं वो श्रीनगर आए थे और श्रीनगर पहुंचने वाला पहला पादरी कौन था, आंतनियो दे एंद्रोद। ठीक है, इसका नाम याद रखना। इसके टाइम पे जो श्याम शाह है, इसके टाइम में पवार और चंद्र शासन के बीच में अच्छे संबंध हो गए थे, दोनों में मित्रता हो गई थी कुछ समय के लिए। और इसके काल में सती प्रथा का भी हमें प्रचलन देखने को मिलता है क्योंकि जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी 60 रानियों का इसके साथ सती होने का उल्लेख हमें दिखाई देता है। अगला जो शासक है वो है आपका महीपति शाह या महीपत शाह। ठीक है, महीपत शाह की जो उपाधि थी वो गर्भभंजक की उपाधि है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में कि किस पवार शासक की उपाधि गर्भभंजक थी। तो ये थी आपकी महीपति शाह या महीपत शाह की। इसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया और अपनी सेना और अपने सेनापति माधो सिंह भंडारी के सहयोग से अपने राज्य और तिब्बत राज्य के बीच में क्या करा, इसे सीमा का निर्धारण करवा दिया। इसके पास 3 बहुत अच्छे सेनापति थे, एक का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, माधव सिंह भंडारी, दूसरे थे रिखोला लोधी और तीसरे थे आपके बनवारी दास। चंद राजा से युद्ध करते करते क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने अपनी राज्य में एक प्रथा चलाई जिसका नाम था रोटी सूची प्रथा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रोटी सूची प्रथा का प्रचलन किसने करा, तो किसने करा, महीपति शाह या महीपत शाह ने करा। अब देखो ये प्रथा क्या थी कि जैसा आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि जब वो चावल बनाते हैं यानी भात खाते हैं तो वो धोती लगा के खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्या था कि रोटी भी धोती लगा के खाई जाती थी, सिले हुए वस्त्र पहनकर नहीं, ना तो खाई जाती थी ना तो पकाई जाती थी ब्राह्मण और क्षत्रियों में। लेकिन इसने क्या करा कि रोटी को शुद्ध माना और उसको आप नॉर्मल कपड़े पहनकर भी, सिले हुए कपड़े पहनकर भी खा सकते हो, वो शुद्ध मानी जाएगी। तो इसने क्या किया, रोटी सूची प्रथा का प्रचलन किया। अगला राजा बना आपका पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह जब राजा बना था तो इसकी आयु बहुत छोटी थी। तो इसकी माँ थी माँ कर्णावती, जिन्होंने इसकी संरक्षिका के रूप में शासन करा 1635 से लेकर 1640 ईस्वी तक। अब जिस समय यहाँ पे गढ़वाल पे एक रानी का शासन है, अब बच्चा तो छोटा ही है, तो उस समय मुगल जो सम्राट है उसने सोचा कि चलो भाई यहाँ पे आक्रमण किया जाए और यहाँ की जो संपत्ति है वो सब लूट ली जाए, क्योंकि एक लेडी शासन कर रही है तो क्या ही हमसे पंगा, क्या ही कर लेगी। लेकिन हुआ क्या, जो कर्णावती थी वो काफी बहादुर थी, काफी सूझबूझ वाली स्त्री भी थी, काफी चालाक और चतुर भी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सूझबूझ से और अपनी हिम्मत से नजावत खां ने जो आक्रमण किया था पवार राज्य पर, उसको मार भगाया और जो सैनिक उनके द्वारा पकड़े गए उन सैनिकों की नाक काट दी, ये दिखाते हुए कि गढ़वाल राज्य से आपने क्या लेना, टक्कर नहीं लेनी है। अगर आप लेते हैं तो आप जीवन भर क्या करेंगे, आपको वो अपमान सहना पड़ेगा। और इसके बाद मुगल सेनापति बहुत बुरे तरीके से हार गया, जिस कारण उसने क्या करी, आत्महत्या भी कर ली। खैर इसकी आत्महत्या करने का कारण जो भी रहा हो, क्योंकि युद्ध में तो आप हार जीत लगी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसने एक स्त्री को कम समझ लिया था, इसे ऐसा लगा था कि वो क्या ही होगा, तो इसने स्त्री को स्त्री माना, एक योद्धा नहीं माना, एक रानी मानता तो शायद आत्महत्या नहीं करता। तो मुगल सेनापति नजावत खान ने आत्महत्या कर ली थी, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये घटना याद रखना। और इसी के बाद जो कर्णावती है वो नक कटी रानी या नाक कटी रानी के रूप में भी प्रसिद्ध हो गई।
ठीक है। मुगल शासक सेनापति खली उल्ला खान ने एक बार फिर से आक्रमण किया 19 साल बाद, क्योंकि इस समय वो हारा था, तो उसने दोबारा से मुगल शासक ने आक्रमण करा। इस समय इस आक्रमण का नेतृत्व किया खलील उल्ला खान ने, और 1655 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण के समय सिरमौर शासक मानधाता प्रकाश और चंद शासक बाज बहादुर चंद, जिसमें मैंने बताया था ना, बाज बहादुर चंद मुगल शासक से मिला था और मुगल शासक ने उसे आज्ञा दी कि तुम भी क्या करो, गढ़वाल पे जो आक्रमण हो रहा है उसमें हमारी हेल्प करो। तो ये उसी समय की बात है। तो बाज बहादुर चंद ने भी सहायता करी और मुगल सेना ने दून घाटी पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और पृथ्वीपति शाह ने ही दारा शिकोह, बाज बहादुर चंद के समय मैंने बताया था ना कि जो दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान, वो पहले चंद्रवंश गया था शरण लेने के लिए, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने बाज बहादुर चंद ने क्या करा, बहुत ही चतुराई से उसे उपहार दिया और पवार वंश की ओर भेज दिया। लेकिन पवार वंश का जो राजा था पृथ्वीपति शाह, उसने जो उसके शरणार्थी आया है उसको शरण देना स्वीकार किया और इसने सुलेमान शिकोह को शरण दी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और लेकिन जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह, वो इसके फेवर में नहीं था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, मुगलों के साथ सीधे सीधे पंगा हो रहा था। तो मेदिनी शाह ने कहा कि नहीं भाई, ये तो गलत है। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा अगर कोई मेरे पास शरणार्थी आया है मुझसे शरण लेने के लिए तो मैं उसका रक्षण अवश्य करूंगा। तो पृथ्वी शाह ने उसका रक्षण करा। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि सुलेमान शाह पकड़ा गया और मेदिनी शाह ने उसे पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया। पृथ्वीपति शाह अपने बेटे के इस कृत्य से बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसने उसे गुस्से से राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो मेदिनी शाह वो दिल्ली चला गया और 1662 ईस्वी में ही दिल्ली में उसकी डेथ हो गई। अगला जो शासक बना वो बना आपका फतेह शाह। फतेह शाह क्या था, बहुत ज्यादा योग्य राजा था और कला प्रेमी भी था। नाथ पंथ जो है उस पर इसकी अटूट श्रद्धा हुआ करती, तो ध्यान रखना नाथ पंथ का अनुयायी था। इसने आक्रमण कर सिरमौर राज्य और पटा व जौनसार को जीत लिया था। सहारनपुर पर आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर नगर स्थापित करा। तो ध्यान रखना, फतेहपुर नगर किसने स्थापित किया, फतेह शाह ने स्थापित किया और ये पंवार राज्य का राजा था। फतेह शाह के आमंत्रण पर ही सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण भी करवाया। इसी के समय भैगड़ी का युद्ध भी हुआ। तो भैगड़ी का युद्ध कब हुआ, 1688 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद और फतेह शाह तथा अन्य सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें गुरु गोविंद सिंह आपके क्या कर रहे थे, विजयी रहते। एक जगह थे आपके गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद, दूसरी जगह थे आपके फतेह शाह। तो इसमें विजयी कौन रहे, आपके गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद क्या रहते, विजयी रहते। इसका जो दरबारी कवि था वो था रामचंद्र कंडियाल, और रामचंद्र कंडियाल ने बुक लिखी है फतेह शाह यशोवर्णन। काव्य किसने रचना करी है, तो इसमें फतेह शाह की तारीफों के पुल बांधता है। ठीक है, यशोगान है तो उसके यश का गान करेगा ऑब्वियसली। फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जैसे अकबर के दरबार में थे, तो उनके नाम दिए गए हैं। इससे अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप लोग इसको याद रख लेना। अगला जो शासक बना वो बना आपका प्रदीप शाह। तो फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह गद्दी पर बैठा। प्रदीप शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण था, वैभवशाली था। इस समय भी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच अच्छे संबंध रहे, तो कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, तो आराम से सब कुछ चल रहा था। 1743 ईस्वी 44 ईस्वी में चंद राज्य पर क्या हुआ, रोहिलाओं का आक्रमण हुआ और रोहिलाओं ने लूटपाट करी और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। चंद राजा को उस समय राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। इस स्थिति में जो पवार राजा है उसने क्या करा, उसको शरण दी। तो इस वजह से क्या थे, उनके जो संबंध थे वो अच्छे हो गए थे। इनके दरबार में मेधा शास्त्री नामक एक विद्वान भी रहता था, जिसने रामायण प्रदीप नामक एक ग्रंथ की रचना करी, जो कि संस्कृत में है। इसके बाद अगला राजा बना आपका ललित शाह। तो प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1772 में ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठा और इस समय जो कुमाऊं नरेश दीपचंद का जो मंत्री था हर्षदेव जोशी, जिसे किंग मेकर भी कहते हैं, उसने ललित शाह को कुमाऊं विजय हेतु आमंत्रित किया कि आओ कुमाऊं को क्या करो, जीतो। 1779 में दोनों सेनाओं के बीच बगवाली पोखर के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें जो मोहन चंद है वो हार गया और अल्मोड़ा में ललित शाह ने अपना, इसका एक बेटा था प्रद्युम्न शाह, उसको क्या करा, अल्मोड़ा का राजा बना दिया। तो इस टाइम पे क्या हुआ, आपका जो अल्मोड़ा है यानी कि जो चंद वंश है वो भी पवार वंश के अधीन ही आ गया। ठीक है, किस समय, आपके जब वहां पे राजा था आपका मोहन चंद। ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर ली और द्वितीय जो पुत्र है उसको क्या करा, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कुमाऊं से जब ये लौट रहा था तो ललित शाह की मृत्यु हो गई मलेरिया के कारण। फिर अगला जो राजा है वो है आपका प्रद्युम्न शाह। तो ललित शाह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद पवार राज्य का राजा बना उसका बड़ा बेटा जयकृत शाह गढ़वाल। जयकृत शाह क्या बन गया, राजा बन गया। जयकृत शाह और इसका जो भाई है प्रद्युम्न शाह, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, तो उसने क्या करा, उसने उसको कुमाऊं की गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचा। तो इसके परिणाम स्वरूप प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण करा और श्रीनगर में 3 वर्ष तक निवास किया और उसके बाद वो फिर से कुमाऊं लौट गया। लेकिन जैसे ही वो दोबारा कुमाऊं लौटा, प्रद्युम्न शाह
जैसे ही कुमाऊं में वापस आया तो जयकृष्ण शाह ने क्या किया, फिर से गणराज्य की सत्ता संभाल ली। लेकिन क्या हुआ, फिर बहुत ज्यादा आंतरिक जो कलह, बहुत ज्यादा अंदर पॉलिटिक्स होने लगी, तो उसके कारण वो क्या हुआ, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चला गया और फिर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। फिर जैसे ही इसके बड़े भाई जयकृष्ण शाह की मृत्यु हुई तो प्रद्युम्न शाह कुमाऊं से वापस आया और 1786 ईस्वी में इसने गढ़वाल की गद्दी फिर से संभाल ली। और लेकिन इसका छोटा भाई था पराक्रम शाह, उसके कुचक्र के कारण क्या होती, उसने बहुत ज्यादा कलह वहां मचाना शुरू कर दिया था और कलह के कारण उसने अपने ही साम्राज्य की स्थिति क्या कर दी, बहुत ज्यादा खराब कर दी। तो गढ़वाल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, आंतरिक कलह होने लग गए, एक उत्तराधिकार का युद्ध जो है आंतरिक गृह युद्ध होने लग गया, जिसका लाभ उठाकर 1791 में गोरखाओं ने क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। अब घर में लड़ाई हो रही है तो बाहर वालों को मौका मिल गया, तो गोरखाओं ने 1791 में क्या किया, गढ़वाल पर भी आक्रमण किया और लंगूरगढ़ नामक स्थल पर क्या हुआ, उन्हें पराजित कर दिया। और इस प्रकार पूरे कुमाऊं पे भी और गढ़वाल पे भी दोनों जगह किसका अधिकार हो गया, गोरखाओं का अधिकार हो गया। प्रद्युम्न शाह ने राज्य दोबारा से प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, जो पराजित गोरखाएं हैं उन्हें प्रतिवर्ष 25,000 रुपए देने का वचन दिया, जिससे कि वे पुनः आक्रमण ना करें। लेकिन क्या हुआ, गढ़वाल में बहुत बड़ा भूकंप आ गया और जो आंतरिक उनकी गुटबंदी चल रही थी, राजा पर मंत्रियों का वर्चस्व था और गृह युद्ध, इन सबको देखते हुए फिर से क्या हुआ, 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखों ने फिर से गढ़वाल पर आक्रमण किया और बहुत सारी मारकाट मचाई और इसके जो भी सारे भाग है लगभग उन सब पर कब्जा कर लिया। और प्रद्युम्न शाह जो कहाँ है, वो गढ़वाल से मैदान की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये वाला जो युद्ध हुआ ना 1791 में, इसमें गोरखाओं ने जीत लिया, लेकिन प्रद्युम्न शाह ने उनको मना लिया कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, हर साल 25,000 रुपए देते रहूंगा, तो तुम मेरे राज्य को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनके अपने अंदर के ही जो लड़ाइयां हैं वही खत्म नहीं हुई। तो 1803 में उन्हें अच्छा मौका दिखा गोरखाओं को, तो उन्हें फिर से आक्रमण करा और इस बार उन्होंने क्या किया, गढ़वाल को, बहुत सारे भाग गढ़वाल के जीत लिए और प्रद्युम्न शाह क्या हुए, वहां से मैदान की ओर चले गए। अब मैदान की ओर जाकर जब सहारनपुर वो पहुंचे तो उन्होंने जितने भी उनके पास आभूषण थे, जो भी उनके पास सोना वगैरह था, वो सब बेचा और फिर से सेना को इकट्ठा किया और 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में, ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, खुड़बुड़ा का युद्ध, उसके मैदान में गोरखाओं से एक लास्ट इनका युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, ये वीरगति को प्राप्त हुए और 1804 में संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली जो गोरखा है उनका क्या हो गया, अधिकार हो गया। फिर प्रद्युम्न शाह का एक पुत्र था कुंवर प्रीतम शाह, उसको गोरखाओं ने बंदी बनाया और काठमांडू भेज दिया। दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह ने हरिद्वार में रहकर मरते दम तक स्वतंत्र होने का प्रयास करता रहा और उसकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में क्या किया, गोरखाओं के विरुद्ध एक अंग्रेजी सेना भेजी और युद्ध के बाद 1815 में गढ़वाल क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, 1815 में, इसको ध्यान रखना। फिर 1815 में सुदर्शन शाह के नेतृत्व में परमार वंश की सत्ता फिर से स्थापित हुई, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाई और टिहरी गढ़वाल में ले गए और टिहरी गढ़वाल में परमार वंश की सत्ता फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखी और इन्होंने उसके लिए अंग्रेजों के साथ एक संधि करी 4 मार्च 1820 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने टिहरी में एक राज दरबार का निर्माण करवाया 1848 ईस्वी में और 1824 में इन्होंने जो रवाई का एरिया है उसको भी टिहरी रियासत में मिला लिया था और 1842 में टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर बनके क्या हुआ, आया था। ये तो कहानी है आपकी। सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद फिर भवानी शाह उसकी गद्दी पर बैठा, उसके बाद 12 वर्ष राज किया, फिर दिसंबर 87 में इसका देहांत हो गया। भवानी शाह के बाद प्रताप शाह गद्दी पर बैठा, फिर टिहरी, इसने जो प्रताप शाह है इसने टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करी, टिहरी में नया दरबार बनाया और प्रताप नगर की नींव रखी। उसके बाद 1886 में प्रताप शाह की मृत्यु हुई तो उसका फिर बड़ा पुत्र था कीर्ति शाह, वो गद्दी पर बैठा। ये कीर्ति शाह इंपॉर्टेंट है, प्रताप शाह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीर्ति शाह ने 1886 से 1898 तक अपनी मां के संरक्षण में शासन किया और उसके बाद अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया एंड 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि से भी सम्मानित किया। तो ध्यान रखना, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सन 1900 में ये जब ब्रिटेन गए तो इन्हें 11 तोपों की सलामी देकर भी सम्मानित किया गया। ये जो आपके कीर्ति शाह हैं ये संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं के जानकार थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है कीर्ति शाह, इसको याद रखना। इसके समय के कुछ प्रमुख कार्य भी हैं, उसको आप याद रखेंगे। जैसे इन्होंने पहली बार टिहरी में बिजली व्यवस्था, टिहरी में प्रताप स्कूल, हीवेट संस्कृत पाठशाला, टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना करी, टिहरी में इन्होंने प्रेस और वैधशाला की स्थापना करी, उत्तरकाशी में एक कुष्ठाश्रम की स्थापना करी। इन्होंने अपनी प्रतिभा से एक हिंदी टाइपराइटर उसका आविष्कार भी करा। 25 अप्रैल 1913 को फिर क्या होगी, इनकी डेथ।
कीर्ति शाह ने स्वामी राम तीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जापान भी भेजा था। कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा है नरेंद्र शाह, वो 1913 ईस्वी में राजा बना और अंग्रेजों ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल, सर और KCSI की उपाधियां दी और इन्होंने 1921 में ही इन्होंने नरेंद्र नगर का निर्माण करा और 1925 से नरेंद्र नगर में रहने लगे। ठीक है, नरेंद्र नगर में इन्होंने नरेंद्र नगर को मैदानों से मैदानी जो एरिया उससे जोड़ने के लिए सड़क और पुलों का निर्माण कराया, कई सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना करी और रवाई कांड, श्रीदेव सुमन के शहीद होने की जो घटनाएं हैं वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुई। इसके बाद जो अगला शासक बना टिहरी का, वो बना आपका मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह को 1946 में गद्दी मिली। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद जो भी मांगे उठ रही थी कि अब टिहरी को भी क्या किया जाए, विलय कर लिया जाए, टिहरी को भी विलय कर लिया जाए इंडिया में, तो 21 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना को मान्यता दे दी और फिर फरवरी 1948 में अंतरिम सरकार में 4 सदस्य प्रजामंडल द्वारा, 1 सदस्य टिहरी नरेश द्वारा मनोनीत किए गए और अंतरिम सरकार के गठन में लगभग 17 महीने बाद 1 अगस्त 1948 को टिहरी जो रियासत है वो भारत में विलय हो गया। तो ध्यान रखना। और क्या बन गया, उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। अब ये किसका जिला है, उत्तराखंड का एक जिला है आपका टिहरी जिला। ठीक है, परमार राजाओं के काल में कई सारे काव्यों की रचना हुई, जैसे मानोदय काव्य, गणराज वंश काव्य, सुदर्शन काव्य, इन सब काव्य रचे गए। अब इनके जो प्रशासन की बात करें तो इनके प्रशासन की शीर्ष पर कौन होगा, राजा ही था। राज्य की जो आंतरिक व्यवस्था और नीतियों का निर्धारण का कार्य होता था वो वजीर या दीवान किया करते थे। राज्य इनका थाड़ों में विभक्त था। ठीक है, फिर उसके बाद थाड़े जो है वो परगनों में विभक्त होते थे, परगने फिर आपके पट्टियों में विभक्त होते थे, फिर पट्टियां जो है वो कई सारे ग्रामों में विभक्त होती थी, यानी कई सारे ग्राम मिलकर पट्टियां बनाते थे, कई सारी पट्टियां मिलकर परगना बनाती थी और कई सारे परगने मिलकर थाड़ बनाते थे और कई सारे थाड़े मिलकर आपके राज्य बनाते थे। ठीक है, इनके जो प्रमुख थे, जैसे कि आपका जो थाड़ों का जो प्रमुख है वो कहलाएगा थानेदार, परगने का जो प्रमुख है वो कहलाएगा सुपरवाइजर, पट्टियों का जो प्रमुख है वो कहलाएगा आपका कानून को, उसके बाद ग्रामों का जो प्रमुख है वो आपका पटवारी और प्रधान। गणराज्य का जो शीर्ष मंत्री था वो कहलाता था मुख्तार। सलाड़, बधाड़, लोहवा ये गढ़ सेना की पलटनें हुआ करती। उसके बाद धर्माधिकारी के लिए मौलाराम द्वारा ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया गया, यानी जो धर्माधिकारी होता था उसको ओझा गुरु बोलते थे। चौबदार एक व्यक्ति था जो राजा के साथ हमेशा चांदी का एक दंड लेकर चलता। इसके बाद इनकी जो नापतोल की प्रणाली थी, इनकी धूली पाथा इनकी एक नापतोल की प्रणाली थी, इसका जो प्रारंभ किया गया वो अजयपाल द्वारा किया गया। पवार काल में भू राजस्व की दर उपज का देखो 1/3 है। ठीक है, चंद काल में 1/6 था, इनके साम्राज्य में 1/3 है, जिसे तिहाड़ कहा जाता है। गणदेश में आय के प्रमुख साधन में सिरती और भूमि कर भी हुआ करते थे और लोहे और तांबे की खाने यहाँ होती थी, जिससे राज्य को बहुत ज्यादा आय हुआ करती थी। पौड़ी टूटी नामक एक आयात और निर्यात कर इनके उसमें लगता था। पवार काल में सुपकारपति नामक एक अधिकारी था जिसका काम होता था राज के जो भोजन है उसको देखना। पवार काल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जिसकी भारतीय लोक साहित्य लिखा है श्याम परमार ने, चीन पर लाल छाप लिखी है शांता प्रसाद ने, और बात करें सांवरी ग्रंथ की तो ठाकुर सूरवीर सिंह ने। इन सबको आप एक बार देख लेना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।